गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी गुरु में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी में समास के विषय में पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर समास के विषय पर भी एक वीडियो बनाएं, तो आज हम समास के विषय पर आपको बताएंगे और आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखते हैं तो पूरा समास मैंने लगभग इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं समास। पहले समास का अर्थ समझते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का अर्थ होता है बच्चों संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना यानी कि छोटा करना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई तीसरा नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर तीसरा नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो एक समास में के 6 भेद होते हैं। पहला समास होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका कर्मधारय समास, चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा आपका बहुब्रीहि समास और छठा आपका द्वंद्व समास। तो ये 6 समास हैं। और तो पहला समास देखते हैं कि आप कैसे समास को पहचाने। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूं कि आपको समास पहचानने का तरीका बताऊं, जिसे आप ट्रिक भी कहते हैं। वैसे ट्रिक कोई ऐसी खास नहीं, इसे अभ्यास के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। एक दो शब्दों को ऐसा नहीं कि ट्रिक सीख ली उसको। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो अव्यय के लिए समझने के लिए आपको अव्यय पढ़ना पड़ेगा। अव्यय मैं अभी छोटा सा बता देता हूं। अव्यय होता है, अव्यय उसे कहते हैं जो ऐसा शब्द जो लिंग वचन काल किसी भी स्थिति में रखने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है अव्यय होता है और उत्तर पद को मिलाने पर जो शब्द बनता है वह भी क्या बनता है? वह भी क्या होता है? अव्यय होता है। और इसका अधिकतर शब्द जो पहला होता है वह उपसर्ग होता है इसके आगे। जैसे आप देखें, अगर पहचानने की ट्रिक जिसे आप कहते हैं, तो आप ये देखना कि अगर पहला शब्द आ उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा भर देखें उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास होगा। यथा उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास होगा। प्रति वर्ष है, प्रति है तो उपसर्ग हो गया अव्ययी भाव, और बे उपसर्ग हो गया। तो आप सीधा पहचानना चाहते हैं तो वैसे आप देखना उपसर्ग जो आगे है जिन शब्दों के तो सीधे अव्ययी भाव समास होता है। परंतु हर जगह पर ऐसा ही काम नहीं। अधिकतर जो लेकिन यह है 70% जगह आपको ऐसे शब्द मिल जाएंगे जहां पे अव्ययी भाव समास को आप सीधे उपसर्ग के द्वारा। लेकिन समस्त पद को हम देखते हैं तो ये भी क्या है? उपसर्ग अव्ययी है। प्रतिवर्ष जैसे देखें, आपको किसी भी सेंटेंस में इसको रखना तो इसके लिंग वचन काल में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिवर्ष में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यथाशक्ति में भी कोई, ऐसे ही जो शब्द दे रखे इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसको ऐसे पहचाना जाता है जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये सब अव्ययी भाव समास है। तो आप समझ गए होंगे आसानी से कि आप देखें जिन शब्दों के आगे उपसर्ग होंगे और तो उन्हें क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे मैंने देखा आपको प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, बेकाम, बिना काम का, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, भरपेट, पेट भर, आजन्म, जीवन भर, जन्म भर। तो ये है अव्ययी भाव समास। दूसरा देखें, दूसरा समास है आपका, ये इसी को ले लेते हैं जिस हिसाब से मैंने लिखा है, दाल रोटी, दाल और रोटी। दूसरा समास है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, प्रथम पद भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। किसी समास में भी कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पूर्व पद इसको बोलते हैं पूर्व पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद।
तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे और इनके बीच योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह डैश होगा आपका, और उसको जब विग्रह करेंगे तो उसके बीच और या एवं आएगा। तो द्वंद्व समास की पहचान के लिए आप देखना योजक चिन्ह होगा, अब जब उसका विग्रह करेंगे तो उसके बीच में और या आएगा या आएगा या एवं आएगा। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, अमीर और गरीब, उल्टा और सीधा, दिन और रात, भाई और बहन। आपने देखा जब विग्रह कर रहे हैं तो और आ रहा है, तो योजक चिन्ह, तो आसानी से आप इसको द्वंद्व समास को पहचान जाएंगे। अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है, मैंने बता दिया, और पूरा शब्द भी क्या होता है, अव्यय होता है। इसको किसी भी लिंग वचन कारक में आप रखेंगे तो इसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा है आपका ये देखें बहुब्रीहि समास। मैं जिस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं मैं उसी हिसाब से आपको बता दे रहा हूं। देखें यहाँ पे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास का पहला पद और दूसरा पद छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। पहला पद और दूसरा पद छोड़, पहला पद भी नहीं, तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो न पहला पद प्रधान है इसका न दूसरा पद, बल्कि कौन सा पद प्रधान हो रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। जहां पे तीसरा अर्थ निकलेगा वहां पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो तीसरा अर्थ पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो तीसरा अर्थ जहां पे निकलेगा वहां पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। चौथा है आपका, देखें ये है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाची होगा और समस्त जो पद होगा वह क्या होगा, और उत्तर पद क्या होगा, विशेषण होगा। पूर्व पद प्रधान और संख्यावाची होगा और उत्तर पद विशेषण का कार्य करेगा। तीन लोगों का समाहार, और वह क्या करेगा, परिमाणवाचक विशेषण को बताएगा। परिमाणवाचक विशेषण को बताएगा, और पहला क्या होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा, और क्या बताएगा, परिमाणवाचक विशेषण को बताएगा। तीन लोगों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी देखिए संख्यावाचक। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, अष्टाध्यायी 8 अध्याय। तो 8 अध्याय की विशेषता, ये क्या है, परिमाणवाचक। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो ये क्या है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होगा वहां पे क्या होगा आपका, द्विगु समास। तो आसानी से आप पहचान जाएंगे, देखना जहां पे संख्यावाची होगा वहां पे क्या होगा, द्विगु समास। अव्ययीभाव समास में आपका उपसर्ग होगा, द्विगु समास में संख्यावाची होगा, और द्वंद्व समास में आपका होगा योजक चिन्ह होगा, और वह अर्थ देगा और या एवं का। जैसे दाल और रोटी, अमीर और गरीब, उल्टा सीधा, दिन रात, भाई बहन। उसके बीच में देखना आप योजक चिन्ह होगा, और विग्रह करेंगे तो और करके आएगा। और ये रहा बहुब्रीहि समास में होगा आपका तीसरा अर्थ देगा, कोई तीसरा अर्थ देगा, वो न प्रथम अर्थ को रहेगा न दूसरा अर्थ, बल्कि तीसरा अर्थ को देगा। जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान। तो इसके जो हमको अभी आपको बताऊंगा कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर लगभग वही रहते हैं, उसका हम विग्रह से हम पहचानते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला है आपका, देखें ये आया आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है वहां पे कर्मधारय समास होता है। ध्यान से सुने, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध। जैसे नीलगाय, यहाँ पे विशेषण विशेष्य का संबंध है।
गाय की विशेषता, गाय विशेष्य हो गया, और नीला क्या होगा, विशेषण हो गया, विशेष्य विशेष्य का। नील कमल, नील विशेषण हो गया, कमल विशेष्य हो गया। प्रधान अध्यापक, प्रधान विशेषण हो गया, अध्यापक हो गया विशेष्य। नील गगन, विशेषण विशेषण विशेष्य। तो ये विशेषण विशेष्य। नील कमल नयन, यहाँ पे आपका उपमेय उपमान का, कमल की तुलना, नयन की तुलना किससे कर रखी है, कमल से, कमल से। तो यहाँ पे क्या होगा, उपमेय उपमान का। चंद्रमुख, चंद्रमा मुख, चंद्रमुख उपमेय उपमान, मुख की तुलना किससे, चंद्रमा, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पे उपमेय उपमान का हो गया। तो जहां पे क्या होगा, विशेषण विशेष्य होगा या उपमेय उपमान होगा, वहां पे क्या होगा, कर्मधारय समास। आप विग्रह करेंगे, नील गाय, नीली है गाय, नील कमल, नीला है कमल जो, नील प्रधान अध्यापक, प्रधान है अध्यापक जो, नील गगन, नीला है गगन जो, कमल है, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इधर पे आप विग्रह से आप इसको समझेंगे कि इसमें कौन सा। तो ये है कर्मधारय समास। अगला है आपका ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, आप इसमें देखें तत्पुरुष समास और इसमें देखें, इसमें था पूर्व पद प्रधान, अब इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष में क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान, और पूर्व पद क्या होगा, गौण होगा। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। और इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह लगते हैं, और जब इसको क्या है, समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो जैसे देखें, और इसके क्या है, भेद होते हैं। अब इन भेदों को हम देखते रहना, आपको भेद बताऊंगा मैं, आपको सीधे तत्पुरुष समास के भेद भी पूछता है एग्जाम में। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष। ग्रामगत, ग्राम को गया, कौन सा, कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष हो गया। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा कृत, कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, करण तत्पुरुष हो गया, तुलसी कृत। भूख मरा, भूख से मरा, ये भी करण तत्पुरुष। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र, परीक्षा के लिए कौन सा, संप्रदान केंद्र हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान हो गया, ये परीक्षा केंद्र हो गया, संप्रदान तत्पुरुष। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ये भी होगी संप्रदान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अपादान तत्पुरुष। गुणहीन, गुण से हीन, ये भी क्या हो गया, गुणों से अलग हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है। तो इधर पे क्या हो गया, ऋण मुक्त, गुणहीन, अपादान तत्पुरुष। देश निकाला, देश से निकाला, अलग हो रहा है, तो इधर पे अपादान तत्पुरुष। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, कौन सा हो गया, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए। तो कहां हो गया, देश निकाला, पुस्तक के लिए आलय। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पुस्तक के लिए हो गया, संप्रदान। देवालय, देव के लिए आलय। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी, ग्रह का स्वामी, ये हो गया संबंध। देवालय, देव का आलय, ये हो गया आपका संबंध। पुस्तक का आलय, पुस्तक के लिए ये भी आपका संबंध हो गया। दीनदयाल, दीनदयाल क्या होगा, दीनों पर दया करने वाला, आपका ये हो गया अधिकरण। दानवीर, दान में वीर, अधिकरण। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अधिकरण तत्पुरुष। पेट दर्द, पेट में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष। सर दर्द, सर में दर्द। तो आप इन कारक चिन्हों से पहचानना कि कारक चिन्ह विग्रह करने पर कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है। जो कारक चिन्ह आएगा वही उसमें तत्पुरुष समास होगा। तो इसको आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम समास को पहचान सकते हैं। तो आशा है आप इस वीडियो से आप आसानी से समास को समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इनका अभ्यास भी करें, तो आप आसानी से समास को समझ जाएंगे। इसके बाद आपको समास में कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या आएगी। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।